सो हे, क्या आप भी रोज टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं? आज इस नंबर पर मैसेज कीजिए और चूज करिए अपना मेंटर मेंटर्स कैफे से, जो आपको आपकी एंटायर जर्नी के लिए गाइड करेगा। हे एवरीवन, आज हमारे साथ हैं प्रीतिश कुमार। आप सभी के ये मेंटर हैं। आज इनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे कि IIT JEE एग्ज़ाम था उनका, उसकी जर्नी कैसी रही, 2 साल का 3 साल का उनका जो प्रिपरेटरी टाइम था, उसमें इन्होंने कौन कौन सी डिफिकल्टीज़ फेस की, जो पूरी इनकी एंटायर जर्नी है, जो आपके लिए एक मोटिवेशन के रूप में होगा और ये आपको आगे मेंटर्स कैफ़े के थ्रू आपको गाइड कर रहे होंगे आपकी जो भी जर्नी चल रही है IIT JEE के थ्रू। हेलो प्रीतिश, वेलकम टू शकुंतलाज मेंटर्स कैफ़े। हाय सिद्धार्थ। प्रीतिश, हम आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रीतिश कुमार। बेसिकली मैं चित्तरंजन वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मेरी IIT JEE की जर्नी स्टार्ट हुई थी 10th के बाद। जैसे कि 10th के बाद एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि या तो आप इंजीनियरिंग चूज़ करो या तो आप मेडिकल चूज़ करो। मेरे को बायो में एज सच इंटरेस्ट था नहीं, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की और फिर नॉर्मल इंडियन फैमिली की तरह मैं भी कोटा चला गया 11th-12th के लिए और फिर वहीं से मेरी IIT JEE की जर्नी स्टार्ट की। काफ़ी सारे अप्स आए, काफ़ी सारे डाउन्स आए और इवेंचुअली फिर मैंने एग्जाम को क्रैक करा। तो दिस वॉज माई जर्नी। ओके, ग्रेट। बेसिकली अभी आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने बताया कि 10th क्लास में स्टूडेंट्स को 2 चॉइसेस मिलती हैं कि आप क्या तो मेडिकल लीजिए या फिर नॉन मेडिकल लीजिए, क्योंकि आर्ट्स को एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है, कि ऐसा स्ट्रीम माना जाता है कि वहाँ पर आपको स्कोप्स नहीं है, या फिर कॉमर्स हो गया उसमें नहीं है कि बस साइंस होना चाहिए आपके पास, तो वही चीज़ आपको मिली। यदि आपको साइंस के लिए नहीं बोलते पेरेंट्स, तो आप कौन सी स्ट्रीम के पास जाते? मैं फिर भी साइंस में, मतलब मैथ्स वाज लाइक माय फेवरेट सब्जेक्ट सिंस चाइल्डहुड। तो मैथ्स के लिए मेरे अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पैशन था, तो मैं फिर भी PCM के लिए ही ऑप्ट करता। ओके, ग्रेट। फिर स्टार्ट करते हैं। आपकी 11th क्लास में आप आ गए, आपने एक तो होता है कि सिंपल नॉन मेडिकल ले लिया, बोर्ड्स को टॉप करना है, और IIT JEE एक बाद में एक चीज़ रहती है, आप BSc के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। आपको फिर कैसे पता चला कि यार मेरे को IIT JEE ही करना है? बेसिकली मेरे को IIT की नॉलेज मिली क्लास 10th में। हमारे स्कूल में एक काउंसलिंग करने के लिए आए थे, मतलब एक काउंसलर आए थे, तो फिर उन्होंने वेरियस करियर ऑप्शन के बारे में हमें गाइड करा। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, JEE नाम का एक एग्जाम होता है, उसको क्रैक करने के बाद आप IITs या फिर NITs में पढ़ सकते हैं, जो कि लाइक इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। तो फिर मेरे को वहाँ से मतलब नॉलेज मिली और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं तैयारी करता रहा, मेरे को और गाइडेंस मिलता रहा, तो फिर ऐसे मेरे को पता चला था कि एक JEE भी एग्जाम होता है। ओके, फिर आपने कैसे स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन को? किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास आप गए, या फिर सेल्फ स्टडी, या फिर स्कूल के थ्रू आपने स्टार्ट किया? जैसे 10th में मैं ICSE बोर्ड में था, तो जैसे ही हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ और फिर हमारे पापा ने कह दिया कि चलो अब कोटा चलते हैं। हमारे 2-3 दोस्त भी जा रहे थे, तो हम लोग सब लगभग 4 या 5 लड़के मिलके हम कोटा चले गए। तो फिर कोटा में फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई प्रिपरेशन की। तो फिर कोटा में तो मैक्सिमम लोग नॉन स्कूलिंग ही करते हैं, तो मैं भी नॉन स्कूलिंग ही करता था, मतलब मेनली कोचिंग पे ही फोकस, लाइक IIT की, और बोर्ड्स का लास्ट के टाइम पे करके फिर बोर्ड्स मैनेज करना, तो यही था। ओके, बेसिकली आप भी एक कोटा के एस्पिरेंट रहे हैं। वहाँ पर आपने अपने 2 साल अच्छे से आपने वहाँ पर मेहनत की है। जो भी एक कोटा की लाइफ होती है IIT JEE के लिए, फिर नीट के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उस लाइफ को आपने एंजॉय किया है। उसके बाद जैसे प्रिपरेशन के अंदर यार काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा हाई होता है, और कोटा की लाइफ में वैसे भी इतना कंपटीशन होता है, इतने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई कितना पढ़ रहा है, तो उनको देख के एक मोटिवेशन और डिमोटिवेशन दोनों चीज़ें आती हैं कि यार वो बच्चा इतना कर रहा है। तो उस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे क्लास 11th में हमारा पहला क्लास हुआ था, तो उस टाइम मेरे जो बैच के मेंटर थे, उन्होंने एक चीज़ क्लियर करी थी कि बेटा, JEE इज़ अ मैराथन, इसे तुम 2 दिन में नहीं जीत सकते, इसे तुम्हें 2 साल में जीतना है। तो काफ़ी ऐसे टाइम्स आएंगे, काफ़ी अप्स आएंगे, काफ़ी डाउन्स आएंगे। कभी तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा, उस दिन तुम बिल्कुल 14 घंटे पढ़ के फोड़ दोगे। कभी तुम्हें बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, हो सकता है उस दिन तुम 2 घंटे भी ना पढ़ो। तो ये जर्नी चलती रहेगी। बस तुम्हें कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाना है, और 2 साल के बाद फिर तुम्हारे, जैसे कि मेरे को एक एग्जाम्पल याद है कि उसैन बोल्ट ने भी कहा था कि मैंने 4 साल तैयारी की थी 9 सेकंड दौड़ने के लिए। तो वैसे ही हमारे सर ने कहा था कि आप 2 साल प्रिपेयर करते हो उस एक दिन के एग्जाम के लिए। तो ये काफ़ी मतलब अप्स एंड डाउन्स, मतलब रोलर कोस्टर वाली जर्नी है। तो काफ़ी अप्स भी देखोगे, काफ़ी डाउन्स भी देखोगे, बट एंड ऑफ द डे आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखोगे, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होगे एज अ पर्सन। बिल्कुल यार। प्रीतिश, आपने जैसा कि बताया कि आपके टीचर्स कहते थे कि कंसिस्टेंट रहो, ये नहीं कि आप एक दिन 14 घंटे पढ़ रहे हैं और बाकी के दिन नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा इशू आता है कि बच्चे स्ट्रैटेजीज तो बना लेते हैं, सबको पता है कि करना क्या है और हमको किस तरीके से वो चीज़ मिल पाएगी, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है वो है एग्जीक्यूशन एंड उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना। तो आप इसके अंदर कैसे कंसिस्टेंट रहे?
एग्जीक्यूशन करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये पॉइंट है कि लोग मन में सोच लेते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, और एंड ऑफ द डे वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसका मैंने एक तरकीब निकाला था कि मैं हर सुबह या फिर हर सोने से पहले रात में ही मैं टू डू लिस्ट बना लेता था कि कल मुझे इस चैप्टर के इतने सवाल बनाने हैं, ये होमवर्क मिला है, मुझे ये करना है। फिर अगर मुझे 10 मिनट वॉकिंग के भी जाना है तो मैं वो भी लिख लेता था अपनी टू डू लिस्ट में, और फिर मैं एंड ऑफ द डे उसे एनालाइज करता था कि अगर मैंने 10 टू डू लिस्ट में 10 आइटम्स डाले हैं तो उसमें मैं कितने फॉलो कर पाता हूँ। तो इस हिसाब से कंसिस्टेंसी बनी रहती है मतलब। ओके ओके ग्रेट। सो बेसिकली है कि आप जब भी रात को सो रहे हैं तो उससे पहले एक रात को सोने से पहले 10 to 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स अपने आप को दीजिए और एनालाइज़ कीजिए कि आपने आज पूरे दिन में कौन कौन से काम किए जो आपने नोट डाउन किए थे, और आपको नेक्स्ट डे आपको क्या क्या करना है वो चीज़ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो प्रीतिश यार, मेंटर्स कैफ़े में आपको सभी मेंटीज़ को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आप लोगों को एक कस्टम टाइम टेबल, एक आपका शेड्यूल प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पर्सनली सभी का एक कस्टम शेड्यूल बनाएंगे और उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर भी हम आप सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। सो अभी प्रीतिश मैं आपकी बात करता हूँ। सो आपने जैसे कि आपको तो उसके बाद आपको एनआईटी मिला आपको। सो फर्स्ट एनआईटी आपको कौन सा मिला था? आफ्टर क्लास 12 के रिजल्ट्स के बाद मैंने एनआईटी जमशेदपुर ज्वाइन किया था। ओके, एनआईटी जमशेदपुर आपने ज्वाइन किया। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपकी जर्नी के बारे में बात की थी, तो आपने मेरे को बताया था कि एनआईटी जमशेदपुर से आप सेटिस्फाई नहीं थे और उसके साथ साथ भी दोबारा आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। जी बिल्कुल। ओके, तो बेसिकली ये चीज़ आपके पेरेंट्स को पता था कि आप दोबारा आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर बस उनको बिना बताए कि हाँ चलो हम प्रिपरेशन करते हैं? नहीं, मतलब मेरी पूरी जर्नी मेरे पेरेंट्स को सब कुछ पता था, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी करा था कि अगर तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो और तुम और मेहनत करना चाहते हो तो फिर तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे इस मामले में। ओके ओके। सो बेसिकली ये होता है कि एक स्टूडेंट को एक एनआईटी मिल जाती है, उसको लगता है कि यार चलो क्यों मेहनत करते हैं, 1 साल और 2 साल हमने मेहनत करी और हमको एक एनआईटी मिल गया। ठीक है, बेशक चाहे वो जमशेदपुर हो या फिर कोई भी हो, लेकिन अपनी कॉलेज लाइफ में एंजॉय करने में चले जाते हैं वो स्टूडेंट्स। और आपने इस 1 साल में, जिसको हम बोल सकते हैं कि पार्शियल ड्रॉप किया आपने, तो आपने इस 1 साल में एनआईटी में रहकर, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ रहकर आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया? बेसिकली पार्शियल ड्रॉप में मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि टाइम मैनेज करना, क्योंकि आप 6 घंटे क्लास भी, आपको 6 घंटे क्लास भी करना है, आपको जेई का टाइम भी देना है। तो मैं बेसिकली यही करता था कि जैसे क्लास में फर्स्ट ईयर में मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है पढ़ाई का, और मेरी ब्रांच सिविल थी तो मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर था नहीं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं मैथ्स या फिर फिजिक्स के क्वेश्चन क्लास में बैठे बैठे सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर मैं क्लास में बैठे बैठे यूरोडोप लगा रहा हूँ। तो ये मैंने काफ़ी करा है टाइम बचाने के लिए। फिर उसके बाद जैसे वो एक हैंग आउट स्पेस होता है ना कॉलेज में, कि बच्चे शाम में घूमते हैं, हैंग आउट करते हैं, वो मेरे को वो टाइम कट करना पड़ा था, और फिर उसे मैंने अपनी स्टडीज़ में डाला कि नहीं, मेरे को मैं कॉलेज से इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब मैं ब्रांच से बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड था, क्योंकि कोडिंग में मेरे को काफ़ी पहले से इंटरेस्ट था, तो मेरे को वही परस्यू करना था, कंप्यूटर साइंस। तो इसीलिए तो वही मेरे लिए एक मोटिवेशन टाइप थी। और फिर धीरे धीरे टाइम मैनेज करते करते मुझे और भी बच्चे मिले जो कि पार्शियल ड्रॉप कर रहे थे मेरे साथ। फिर हमने एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम डाउट्स डिस्कस करते थे। और मेरे को यही एक सबसे मतलब नेगेटिव पॉइंट लगी कि पार्शियल ड्रॉप में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। आप मतलब जो कुछ भी हो आप अपने ऊपर हो, मतलब आपके पास ना टीचर का सपोर्ट है, आपके पास ना डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, आपको सब कुछ खुद करना है, टाइम भी मैनेज खुद ही करना है, आपको सेमेस्टर की भी पढ़ाई करनी है, आप उसमें भी बैक नहीं लगा सकते वरना वो भी फ्यूचर में दिक्कत करेगी, आप जेई को भी छोड़ नहीं सकते। तो ये काफ़ी टफ जर्नी थी, बट मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और फिर हो गया। सो बेसिकली सेल्फ स्टडी करके आपने आईआईटी जेईई फोड़ा और आपकी मन पसंदीदा जो भी ब्रांच थी वो आपने ली, और करंटली आप एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक कर रहे हैं। सो ग्रेट जी। मीन्स जैसे आपने बताया ना कि मैं क्लास में भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करता था, तो ये चीज़ दिखाती है कि आप उस चीज़ के लिए कितना डेडिकेटेड थे, कि आपने मन में वो चीज़ कर ली थी कि हाँ यार मेरे को अपनी ब्रांच चेंज करनी है और मेरे को वो चीज़ लेनी है। सो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपकी कॉलेज लाइफ है, 10th क्लास में जो आप प्रीतिश थे और अभी जो कॉलेज में जो प्रीतिश हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक 10th तक आप वही 100-150 बच्चों के बीच में रहते हो जिनके साथ आप बचपन से पढ़ रहे हो, तो वो फिर वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग या फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं आता है। आपको पता है कि आपका मतलब कॉम्पिटिटर कैसा है, बट जैसे ही आप एक कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम को फेस करते हो तब आपको पता चलेगा कि लाइक इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, लाइक 10 लाख स्टूडेंट्स कम्पीटिंग फॉर दैट वन सीट इन टॉप कॉलेजेस। हाँ, तो the level of competition in school is completely different from the real world. Like real world में इतना ज़्यादा competition है। तो मेरी प्रिपरेशन जर्नी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एक तो कंसिस्टेंट रहना सीखा है, दूसरा पेशेंस, मतलब the level of patience I had in class 10th and the level of patience I have today is like completely different. एंड नंबर 3 वुड बी लाइक द सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है इस एग्जाम के थ्रू वो अनमैचेबल है। लाइक अब
अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आता है लाइफ में, तो मैं उसे डील करने के लिए मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आ गया है कि हाँ मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसे सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, rather देन ब्लेमिंग कि ये प्रॉब्लम क्यों आया है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो काफी चेंजेस आई हैं लाइफ में। सो बेसिकली ये 2 साल की जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ये आपको काफ़ी कुछ सिखा देता है, जिससे कि आप आगे की जो आपकी लाइफ है वो बहुत ही एक स्मूथ लाइफ हो जाती है, हर चीज़ को आप अच्छे से टैकल कर पाते हैं। सो आपने बहुत सी मिस्टेक्स की अपनी प्रिपरेशन लाइफ में। सो कौन कौन सी मिस्टेक्स की आपने, जो भी आपने प्रिपरेशन के टाइम जेके प्रिपेयर कर रहे थे, आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की? मिस्टेक्स मिस्टेक्स तो काफी ज्यादा करे हैं। लाइक जैसे कि मैं कोटा में था, कोटा में आपको पता है कि भीड़ कितनी है। लाइक एवरी ईयर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स गो टू कोटा टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स, और हर बैच में लगभग 100 to 150 स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर रहता है। तो उस टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो हर बच्चे की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करे, या फिर वो किस फेज में जा रहा है, या फिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है उसको देख के उसको मोटिवेट कर पाए। तो ये एक काफी नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा कोटा का, कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आप जब इस टेंडर एज में जाते हो कोटा, लाइक 16-17 में, तो काफी सारे बैड इन्फ्लुएंसेस भी हैं लाइफ में, और आप उस बैड इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। तो ये एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करी थी, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी काफी ज्यादा सिटी मॉल विजिट, जैसे जो कोटा में रहे होंगे उनको पता होगा कि सिटी मॉल, तो फिर मैं काफी सिटी मॉल जाने लगा था। और फिर जैसे वो होता नहीं है कि आप 15 साल घर में रहने के बाद आपको इतना ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है, फिर मैं काफी मूवीज वगैरह भी देखने लगा था। और कोटा में तो हमारी वो चलता था कि 10 रुपए में 10 मूवीज फोन में डलवा लो। तो वो भी मैंने काफी करा है। तो हाँ, काफी ज्यादा मिस्टेक्स करी है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने काफी मिस्टेक्स करी है कि एक जो राइट मटेरियल होता है कि हाँ इस मटेरियल को करो, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा, उसकी जगह कोई दूसरा मटेरियल मैंने ले लिया, तो उससे वो टाइम वेस्ट हो जाता है काफी ज्यादा। तो वो भी मैंने काफी करा है। तो काफी ज्यादा मिस्टेक्स करने के बाद मैंने काफी कुछ रियलाइज किया, फिर अपने ऊपर वर्क करा, फिर धीरे धीरे चीजें मतलब पेस में आने लगी, लाइन पे आने लगी, फिर धीरे धीरे ये लाइफ नॉर्मल हुआ, फिर ऐसे चलता रहा। सो बेसिकली आपने एक मेंटर की कमी महसूस की आपकी प्रिपरेशन टाइम के अंदर। जी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल यार, जो आपकी प्रिपरेशन टाइम होता है उसके अंदर आपको एक मेंटर बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, आपको इस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तो आप बखूबी स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो अभी मैं बात करता हूँ कि आपने अपनी मिस्टेक से किया, लेकिन उन मिस्टेक से अभी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो बताएंगे कि आपने अपनी मिस्टेक्स के क्या क्या सीखा? मिस्टेक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। लाइक एक जो बैड इन्फ्लुएंस आ जाता है उससे आप कैसे निकलोगे। जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा लत लग गई थी मूवीज़ वगैरह देखने की, तो फिर मैंने उसे रेक्टिफाई करा। फिर जैसे मैंने जैसे वो मटेरियल वगैरह कैसे प्रिपेयर करना, वो मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे पहले कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चंस जेई पूछता है। तो फिर मैंने उससे एनालाइज करके फिर देखा कि हाँ किस किस मटेरियल में इस टाइप के क्वेश्चंस है, ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो फिर मैंने उससे एनालाइज करके फिर मैंने वैसे ही मटेरियल्स को ये किया। और फिर जैसे मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देता था, और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था मेरे लिए, मतलब क्लास 12th में जब मैंने जेई दिया था। तो फिर मैंने फिर उसको जब मैंने नेक्स्ट टाइम जेई दिया तो फिर मैंने उसे रिकवर किया। और जैसे पार्शियल ड्रॉप ईयर में तो ऐसा दिन था जब मैं डेली 3 मॉक टेस्ट देता था एग्जाम से पहले। तो इस लेवल तक मतलब जेई से पहले ऐसा हो गया था कि मैंने लगभग 100 मॉक टेस्ट दे दिए थे। तो फिर मेरे लिए एग्जाम वाज लाइक जस्ट अनदर मॉक टेस्ट। तो उतना ज़्यादा फियर फैक्टर या फिर प्रेशर मैंने फेस नहीं किया। तो काफ़ी मिस्टेक्स से सीखने के बाद, एक काफ़ी एक्सपीरियंस आने के बाद आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो एज अ पर्सन। या बिल्कुल। अभी एक स्टूडेंट्स के मेजर इश्यूज होते हैं और जो सभी कॉमन होते हैं, हर स्टूडेंट उन चीज़ों को फेस करता है। पहले तो ये होता है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से आप जिंदगी में वही करते हो जो आप करना चाहते हो। तो अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हो तो आप कर लोगे। अगर आप 8 घंटे सोते हो फिर भी आपके पास 16 घंटे बच जाते हैं, तो आप डेली 8 to 10 आवर्स पढ़ें। और अगर जैसे एग्जाम पास में है या फिर आपका कुछ पेंडिंग है तो आप उसे इंक्रीज कर दे, लाइक 12-13 आवर्स। और अगर किसी दिन लोड कम है, प्रेशर कम है, तो आप उस दिन हो सकता है कि आप थोड़ा स्पोर्ट्स खेल ले, थोड़ा रिलैक्स कर ले, आप उसे कट कर दे, लाइक 6 to 8 आवर्स भी आप पढ़ लें। और एक चीज मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट्स इतना ज्यादा एनग्रोज हो जाते हैं कि वो ना फिर अपने फिजिकल फिटनेस या फिर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो और आप 1 घंटे जाके बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स खेल लेते हो तो आपका माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है और आपको फिर अगले दिन पढ़ने का एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। तो ये काफी नेग्लेक्टेड फैक्टर है जो मैं देखता हूँ बच्चों में। बिल्कुल यार, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आजकल। बच्चे हैं वो अभी तो जैसा कि ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो पूरे दिन फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में क्लासेस चलती हैं, उससे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा सभी एस्पिरेंट्स को, व्यूवर्स को, कि 1 घंटे अपनी हेल्थ पर ज़रूर दें पूरे दिन में। आप बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, इवनिंग वॉक के लिए जाइए, लेकिन 1 घंटे अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर काम करिए। उसके बाद करते हैं प्रीतिश, सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो ही आपका IIT-JEE में सिलेक्शन होगा, आप 12 घंटे पढ़ेंगे तभी आपका IIT-JEE में सिलेक्शन होगा। कुछ एक मिथ्स हैं यार, कि हमने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम आवर्स बता दिया कि हाँ यार आप इतने घंटे पढ़ेंगे तभी आपका जेई में सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही बोलूंगा कि ये मिथ ही है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है।
किसी बच्चे को कोई टॉपिक 1 घंटे में समझ आ जाता है, किसी बच्चों को वही टॉपिक आधे घंटे में समझ आ जाता है, किसी बच्चों को वही टॉपिक समझने में 4 घंटे लगते हैं। तो बिल्कुल। आपको अपने कैलिबर के हिसाब से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और ये स्टीरियोटाइप है बस, और इसमें कोई मिथ नहीं है। आप 8 घंटे रेगुलर पढ़ें या फिर 6 घंटे रेगुलर पढ़ें, बस आप कंसिस्टेंट रहें। आप ऐसा ना करें कि आप हफ्ते में 3 दिन 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं और बाकी आप 4 दिन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो आप डेली पढ़े, आप कंसिस्टेंटली पढ़ें, और आप टाइम ना देखें, आप सिलेबस देखें। लाइक कि हाँ, मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे इस चैप्टर के इतने क्वेश्चंस बनाने हैं, तो उसमें जितना भी टाइम लगे आप उसे कंप्लीट करें। आप ये ना देखें कि हाँ, मैं आज 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 10 घंटे 1 मिनट हो जाएगा तो मैं उठ जाऊंगा। ये मेंटालिटी बिल्कुल गलत है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, और आपको वो कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करना है। लाइक आपको वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उस कॉन्सेप्ट से आया तो आप ऐसे बना दोगे, आपके फिंगर टिप्स में आ जाना चाहिए। तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, टाइम पे नहीं। मैं तो यही बोलूंगा। ओके, ग्रेट। सो एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम है आज के यूथ की, जैसे कि आपने बताया कि आपकी प्रिपरेशन टाइम के अंदर भी वो चीज़ थी कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। अब वो डिस्ट्रैक्शन हर टाइप का हो सकता है। आपसे अपोजिट जेंडर का भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मूवीज़ के थ्रू भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स में जो गेम्स हैं आजकल, वीडियो गेम्स हैं, उसके थ्रू भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी सोर्सेज हैं डिस्ट्रैक्शन के, तो उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे हम बच सकते हैं, वो चीज़ आप बताएंगे? डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, एक क्लासमेट ही था। वो वो भी मेरे जैसे मतलब टॉप कॉलेजेस में है इंडिया में। और जैसे कोटा में ना लाइब्रेरीज का फैशन बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में एक लड़की भी आती थी, वो उसका उसके ऊपर शायद थोड़ा सा मतलब क्रश वगैरह था, वो मेरे को आके बता रहा था, ठीक है। तो मैंने उसे समझाया था कि यार भाई देख, ऐसे इस पे टाइम वेस्ट मत कर, अभी पढ़ने का टाइम है, अभी पढ़ ले, फिर उसके बाद तो फिर पूरी लाइफ पढ़ी ये करने के लिए। तब उसने मुझे एक बात बोली थी कि दैट गर्ल इज लाइक अ मोटिवेशन टू मी। उसे देखते देखते मैं भी हर दिन लाइब्रेरी जाता हूँ, और उसी चक्कर में मेरी 6-7 घंटे पढ़ाई भी हो जाती है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि उसने उस डिस्ट्रैक्शन को एक पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन आपके लिए एक पॉजिटिव थिंग बन जाता है। जैसे स्मार्टफोन से आप इंस्टाग्राम भी चला सकते हो, स्मार्टफोन से आप हो सकता है मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो बेटर क्या है कि आप स्मार्टफोन पे यूज करो एजुकेशन में। लाइक आप मॉक टेस्ट दे दो, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस हैं। तो आप किसी गाने को सुनने से अच्छा आप कोई मोटिवेशनल कंटेंट देख लो, या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कंटेंट देख लो। फेसबुक की जगह आप कोरा पे टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ो, या फिर टॉपर्स के एग्जाम टाइम में उन्होंने कैसे मैनेज करा था वो पढ़ो। तो आप जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है या फिर डिस्ट्रैक्शन है, उनको आप अपने लिए मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं आएंगे। मैं तो यही बोलूंगा। ओके, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि आप डिस्ट्रैक्शन को अपना एक मोटिवेशन बना लीजिए कि हाँ, ये चीज़ हमको करनी है, उससे पहले हमको IIT JEE क्रैक करना पड़ेगा। जी। सो प्रीतेश, आप एज ए मेंटर स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होंगे। सो आपको क्या लगता है कि मेंटरशिप आज की जनरेशन के लिए क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लाइक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें 100-150 बच्चे हैं। तो वो टीचर के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो सबके ऊपर ध्यान दे। तो इसी में मेंटरशिप आती है कि आप 1-to-1 मेंटरशिप, आप अपने मेंटर से कनेक्टेड रहते हो। आप अपने मेंटर को बताते हो कि हाँ, मैं ये डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूँ, और आपका मेंटर क्योंकि वो जर्नी खुद उसने जी है, तो उसे पता है कि हाँ, ये डिफिकल्टीज को कैसे ओवरकम करना है। तो उसमें मेंटर आपको गाइड कर सकता है। प्लस मेंटर्स ने खुद काफी मिस्टेक्स करी होंगी अपनी जर्नी में, तो वो आपको वो मिस्टेक करने से बचा सकता है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और वन-ऑन-वन मेंटरशिप में लाइक एक मेरे को प्रॉफिट ये लगता है कि आपके पास हमेशा कोई ना कोई रहेगा बात करने के लिए। आप हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाए, आप हो सकता है अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पाए, बट आप अपने मेंटर्स को अपने इश्यूज बता सकते हो, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, और इससे एक जो या फिर जो मेंटल स्ट्रेस है वो काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल। बेसिकली आपको एक IIT का फ्रेंड मिलेगा जिसने ये चीज़ खुद फेस की है, और उस जो 2 साल की या 3 साल की जर्नी है, उसने खुद उस जर्नी को जिया है। तो एक बहुत अच्छा एक जो स्टूडेंट है उसको अपनी एक जर्नी में मिलेगा, और उसको जो आपने बताया मेंटल स्ट्रेस वो बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी भी आपको कॉल करके बोल सकता है कि प्रीतिश भैया, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ मेरे को इसका सॉल्यूशन दीजिए। तो इस तरीके से आपको एक मेंटर है वो काफ़ी हेल्प करने वाला है आपकी पूरी जर्नी के अंदर। सो आप क्या स्पेशल अपने स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए उनको किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं? कुछ प्रीतिश अपने बारे में बताएंगे आप कि आप कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे? हाँ, तो बेसिकली मैं पहले अपने मार्क्स बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को ये जानना चाहिए। लाइक आई क्लियर्ड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस विद अ स्कोर ऑफ 99.67 percentile, which corresponds to an all India rank of 3785. Okay. And for the JEE Advanced, my all India rank was 7787. So as my rank say that I have been through the journey, मैंने ये जर्नी पूरा फेस करा है, और मैंने इस एग्जाम को क्रैक करा है। तो मेरे को पता है कि ये एग्जाम क्या डिमांड करता है। तो फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि हाँ, ये मटेरियल सॉल्व कर लो, या फिर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे मतलब एनालाइज करो पेपर को, ताकि अपने पोटेंशियल को तुम मैक्सिमाइज कर दो, अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करो, और अच्छे से मतलब एग्जाम के प्रिपेयर करो। अगर तुम कभी डिप्रेस फील हो रहे हो तो मैं मोटिवेट कर दूंगा कि हाँ, ये एक एग्जाम है जो तुम्हें क्रैक करना है, उसके बाद लाइफ कितनी चिल हो जाती है वो मैं अपने थोड़े कॉलेज स्टोरी शेयर कर दूंगा कि हाँ, इस लेवल पे मतलब आप चिल हो जाते हो कि आप इतने अच्छे लोगों से मिलते हो, इतना अच्छा ग्रुप बन जाता है। तो फिर
जब मैंने वो लाइफ खुद जी है तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस को थ्रू आपको मतलब एक काफी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ इस पूरी जर्नी में, ताकि आप भी मतलब फ्लाइंग कलर से इस एग्जाम को क्रैक करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो प्रीतिश यार, आप सभी को सभी स्टूडेंट्स को जो भी IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी को काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इन्होंने जो भी इनकी प्रिपरेशन के अंदर जो भी इनका एक्सपीरियंस था, उससे इन्होंने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो आपको सिखाने वाले हैं। और ट्रस्ट करिए मेंटर्स कैफ़े पर, जितने भी जो मेंटर्स हैं हमारे पास, सभी अपनी जर्नीज़ में उन्होंने ऐसा कुछ फील किया है, अपनी जर्नी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि आपको डेफिनेटली उनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिलेगा। और जब हम उनके साथ कॉल पर बात करेंगे, एक नॉर्मल एज ए फ्रेंड और एज ए ब्रदर उनसे बात करेंगे, तो आपको आपकी प्रिपरेशन के अंदर कभी भी डिफिकल्टीज़ फेस नहीं करेंगे और डेफिनेटली आप IIT JEE को एग्जाम को एक अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर रहे होंगे। सो प्रीतिश, काफ़ी अच्छा लगा यार आपसे बात करके। काफ़ी अच्छी जर्नी थी आपकी, बहुत ही मोटिवेशनल थी। काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन से आपने बताया कि आप डिस्ट्रैक्ट भी हुए, उसके बाद वापस से ट्रैक पर भी आए, उसके बाद आपने NIT मिलने के बाद वापस से आपने प्रिपेयर किया IIT JEE के लिए। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट फेज़ था जो कि हर स्टूडेंट इसको नहीं कर पाता है। तो प्रीतिश, काफ़ी अच्छा लगा यार आपकी जर्नी के बारे में सुन के। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छा लगा होगा प्रीतिश की जर्नी के बारे में। सो आप प्रीतिश से यदि 1-to-1 मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, आप प्रीतिश से कनेक्ट हो सकते हैं। एट लास्ट प्रीतिश, JEE एस्पिरेंट जिनका एग्जाम अगस्त के अंदर है अभी, जो लास्ट फेज़ है, उसके लिए कोई भी टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जो टाइम था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब बस कुछ दिन का हर्डल बचा है, बस कुछ दिन को पार कर लो, फिर उसके बाद एक बार आप एग्जाम दे दोगे और एक बार अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, फिर जो फैमिली में रिस्पेक्ट मिलेगी या फिर सोसाइटी आपको जानेगी, वो एक अनमैचेबल होगा। तो बस कुछ दिन की मेहनत है, उसके बाद लाइफ चिल है। ज़बरदस्त तरीके से चिल है। IIT की लाइफ है बहुत ज़बरदस्त होती है। हम एक दिन प्रीतिश से उनकी जो NIT की लाइफ है, NIT इलाहाबाद की लाइफ है, उनके बारे में भी जानेंगे। आपको उनकी लाइफ के बारे में, जो भी कॉलेज में उनकी लाइफ चल रही है, उससे रिलेटेड भी हम आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ NIT की लाइफ कैसी होती है। सो थैंक यू सो मच प्रीतिश। थैंक यू। क्या आप भी IIT JEE और NEET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपना एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, MEMC हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49।